स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। बंगाल के नतीजे तो आ गए और बंगाल के बाद यूपी की हलचल बढ़ गई और कुछ लोगों की धड़कन भी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के जो जितने सीनियर लीडर्स हैं सारे पार्टियों के, अब वो यूपी के इलेक्शन में जुटने वाले हैं। और आपको मालूम है अखिलेश यादव वो कल पहुंचे हुए थे ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए, तो उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। वो जब वो गए तो ममता जी दरवाजे पर खड़ी थी, उनका स्वागत कर रही थी। अभिषेक बैनर्जी उनको घर के बाहर से रिसीव करके लेकर के आए। वो अपने साथ कुछ शॉल वगैरह कुछ लेकर के आए थे, वो उन्होंने उनको उड़ाया। तो अब इसके बाद चर्चाएं ये हुई कि भाई इतना अखिलेश यादव एक्टिव क्यों हो रहे हैं। भाई ठीक है, एक साथी हार गया, साथी तो ममता जी बहुत से लोगों की थी, हरात भी जाकर के उनसे यूं तो मुलाकात करने के लिए नहीं गया। अखिलेश यादव ने ये क्यों किया? क्योंकि जो बिहार और बंगाल में नैरेटिव चला, जो विमर्श चलाया गया, वोट चोरी का जो एजेंडा बनाया गया, अखिलेश यादव का इशू, वो अखिलेश यादव का इशू भी है। और ममता बनर्जी जिस तरह चुनाव हारी, उसके बाद जाहिर उनको ये एक खटका अंदर से तो लगा ही होगा। एसआईआर तो यूपी में भी हुआ है, तो एक ये पहले से आपके पास एक दलील होती है कि भाई देखिए मैं तो इन हालात में चुनाव लड़ रहा हूं, तो इसको भी उसको भी वो हो सकता है थोड़ा रिफर्बिश करने के लिए वहां पर गए हों। वहां पर जो उन्होंने बातें कही, अब उन्होंने वहां जाकर के कहा अखिलेश यादव ने कि ममता जी आप हारी नहीं हैं, मैं जानता हूं आप जीत रही थी चुनाव, आपको हराया गया है। फिर उन्होंने, किसी रिपोर्टर ने पूछा कि अब अगला टारगेट तो आप हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उन्होंने कहा हम तो उस दिन से टारगेट हैं जिस दिन से हमने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था, तो वहां अयोध्या लेकर के आए। चूंकि बीजेपी को हमने अयोध्या में हरा दिया, इसीलिए अब सबसे बड़े टारगेट हम हैं। हमसे दो गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया। तो हम तो टारगेट में होंगे ही, ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है। तो अखिलेश जी जो हैं वो तंज में भी बात करते हैं, फिर मतलब उनकी भाषा से डिकोड करना पड़ता है वो कहना क्या चाह रहे थे। एनीवे उन्होंने अयोध्या वाली बात तो की, और ये बात भी ठीक है कि अयोध्या को वो चुनाव जीते और फिर अयोध्या से जो जीते उनको उन्होंने ट्रॉफी बना करके पार्लियामेंट में हर वक्त अपने बगल में दिखाया। ये बीजेपी को हमेशा याद दिलाया कि ये अवधेश जी हैं, इन्होंने अयोध्या में हराया। नहीं तो पहले जो पार्लियामेंट का चुनाव जीता हो, कितने लोग जो है अखिलेश यादव या राहुल गांधी के बगल में जाके बैठते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हमेशा वो उनके बगल में बैठे। तो अखिलेश जी पूरी बात बताएं कि भाई हमने इस बात को बार बार पोक किया इस बात से, जी हाँ, कि हमने अयोध्या में तुमको हरा दिया है। लेकिन इस बात पर जवाब आया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का। उन्होंने कहा कि बंगाल के रिजल्ट से अखिलेश यादव टेंशन में हैं और उन्हें दरअसल डॉक्टर की जरूरत है। 2027 तो क्या 2047 तक वो सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। श्री अखिलेश यादव जी जो गुब्बारे की तरह फूले थे 2024 में, वो गुब्बारे की हवा तो 2024 से ही निकलना शुरू हो गई, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार से। लेकिन 2026 में जो सबसे बड़ी उनकी हवा निकल गई है, जिन ममता दीदी के बल पर वह अहंकार करते थे, जिन ममता बनर्जी जी का या टीएमसी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं था, उसको भदोही लोकसभा सीट समझौते में दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव वो हार गई और इस्तीफा देने से मना कर दिया, उसके बाद भी श्री अखिलेश यादव जी का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाना, यह मतलब लगता है कि तनाव इतना ज़बरदस्त है कि उनको एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है। क्योंकि 2027 तो दूर है, 2047 तक भी समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी की दूर दूर तक संभावना नहीं। तो ये अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी अगर और राज्यों से तुलना करनी है तो जो मैसेज बीजेपी कह रही है कि उनको बंगाल से मिला होगा, वो तो बिहार से भी मिला होगा। तो अखिलेश यादव को ये तो दिख ही रहा है कि बीजेपी का ग्राफ नीचे नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, और उनके आस पड़ोस के राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई उनको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। बंगाल लेकिन क्यों उनके लिए एक बड़ा, मतलब अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी वार्निंग है? मैं कह रहा हूँ बंगाल से जो एक मैसेज मिला है कि बार बार हम चर्चा कर रहे थे बंगाल चुनाव में कि माइनॉरिटी का कंसोलिडेशन ममता बनर्जी के साथ है और 95% वोट उनको साथ रहेगा मुस्लिम का। वही वोट बैंक कमोबेश अखिलेश जी का है, लेकिन अखिलेश जी को तो इतना गारंटी नहीं कि वो 95% होगा जो ममता दीदी के साथ है। और उतना उत्तर प्रदेश में वोट भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में वोट बंगाल के मुकाबले में कम है माइनॉरिटी का, मुसलमानों का।
तो जब वहाँ पर ममता बनर्जी 30% करीब करीब वोट के बाद भी इस तरह से चुनाव नतीजे तक पहुँचती बड़ी हार की तरफ, तो अखिलेश जी के लिए बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरा, वो तो सरकार में भी नहीं है। सरकार में रह के एक लड़ाई लड़ना अलग तरीके का काम होता है, और उनको पता है कि 26 में वो 2024 में जो चुनाव में हो गया वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसी तरह का ग्राफ बन रहा है? और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बिहार के बाद और बढ़ गया ना। बिहार में तो जेडीयू उनके साथ था, बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा एक तरह से, और अकेले उस लड़ाई को जो अकेली थी बीजेपी। हाँ, सही बात। हाँ, और फिर बंगाल उनका वो नहीं है, टेरेन नहीं था। बिहार में तो 25 साल से कुछ ना कुछ चल ही रहा था, पश्चिम बंगाल में तो कोई नहीं है, तो वहाँ इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकती है, तो वो सारे राजनीतिक समीकरण उनको वहाँ दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस का हाल भी उन्होंने बंगाल में देख लिया है। मान लीजिए कांग्रेस को साथ भी ले ले, वैसे उन्होंने जो क्या कहा था कि कई लोगों के टारगेट पर, मुझे नहीं पता किसके बारे में कह रहे थे बीजेपी के अलावा, लेकिन फिर भी उनके लिए मुश्किल काम हो गया है, और ये लड़ाई उनको समझ में आ रही है कि बहुत आसान नहीं है। हालांकि ममता जी उनकी क्या मदद कर पाएंगी मुझे नहीं समझ में आता। जैसे भदोही का भी जिक्र किया, कुछ सीट दे भी देंगी, लेकिन एक ठीक है कि खड़े हो, और यदि ममता जी के साथ ज़्यादा चलेंगे तो फिर राहुल जी के साथ क्या करेंगे? अब दोनों ही बातें कर लेते हैं। अब जैसे वो गए, वो खैर वहाँ भी तमिलनाडु भी गए। वो तस्वीर आज की है कि पहले की, ये मैं नहीं जानता। इन्होंने पोस्ट किया एक सोशल मीडिया पर, इसको आप देख लीजिए। हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। तो ये मिले हैं जाके, उसमें तस्वीर लगाई ममता बनर्जी की, और साथ में स्टालिन नहीं है ना सर? हाँ, स्टालिन से मिलने की। अब तस्वीर लगाई है ममता जी की, नई तस्वीर के साथ तो हो सकता है वहां भी गए। खबर में नहीं आया था कि ये तमिलनाडु, चेन्नई भी गए हैं। कहा था कि जाना है उनको, तो ठीक है, तो चेन्नई भी गए। अब ये किसके लिए है कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें? कांग्रेस पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डीएमके चुनाव हारी, और वो तो गठबंधन का हिस्सा थी, और अपने 5 विधायक लेकर के विजय की पार्टी को जाके समर्थन कर दिया। तो वो तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम कांग्रेसियों जैसे नहीं है कि आपके बुरे वक्त में हमने आपको छोड़ दिया। राहुल गांधी ने बहुत बयान दिए, ममता बनर्जी के खिलाफ कैंपेन किया उन्होंने बंगाल के अंदर, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो वो सीधा ये जो बात कह रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। लेकिन क्या बिना राहुल गांधी के वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे? क्या उनका अलायंस अभी फिलहाल राहुल गांधी के साथ नहीं है? और यूपी का इलेक्शन तो आया खड़ा है ना। अखिलेश जी कह तो राहुल गांधी के लिए रहे ना। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनावों में 3 किसी लोगों ने रोका था, तो वो एक अखिलेश यादव, एक ममता बनर्जी, एक स्टालिन, तीनों थे। ये इस बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने ही उनको मेजॉरिटी लेने से रोका था। तो एक तरह से शिष्टाचार के तौर पर भी मैं बोलूँ, या दोस्ती के तौर पर भी ये बात बनती है कि वो ममता बनर्जी के पास जाएं या स्टालिन के पास जाएं। लेकिन इसमें राजनीतिक चीज़ें और भी है कि अखिलेश यादव भी चाह रहे होंगे कि विपक्ष में उनकी भूमिका जो है वो बड़ी हो, क्योंकि अब ममता बनर्जी का हारने के बाद ममता बनर्जी एज लीडर ऑफ, मतलब कंबाइन ऑपोजिशन नहीं उभर सकती। दूसरी तरफ जो है वो स्टालिन के हारने के बाद भी वो भी मुश्किल है। तो क्या अखिलेश यादव उस भूमिका में अपने आप को देख रहे हैं कि कांग्रेस के इतर कोई और एक फ्रंट बनाकर उसके लीडर के तौर पर अपने आप को? सर ये सब बातें वो सोचेंगे भी तो यूपी के इलेक्शन के बाद सोचेंगे। हो सकता है, मतलब देखिए, राजनीतिक एक इलेक्शन तक तो सोचता नहीं है, वो तो आगे तक के इलेक्शंस के लिए सोचता है, आगे तक की राजनीति के लिए सोचता है। तो ये भी उनके दिमाग में हो सकता है। अब यूपी का जहां तक चुनाव है, तो हमने 2024 का चुनाव देखा है। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने कोई बुरा चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा। और ऐसे में अखिलेश यादव ये भी कोशिश करेंगे कि भाई वो एक ऐसे नेता के तौर पे उभरें जो कि सर्वमान्य, जिनको सारे लोग जो है वो करते हैं। कल ही बात हो रही थी इस प्रोग्राम में ही कि भाई इनके जो 2 साथी थे, एक पश्चिमी यूपी के, एक पूर्वी यूपी के ओम प्रकाश राजभर, और इधर से आरएलडी वाले जयंत चौधरी, दोनों अब उनके साथ नहीं है। ये दोनों एक, अब हमें लगता है छोटी पार्टियां हैं, लेकिन एक हिस्से में इनका अच्छा होल्ड है उनका। तो वो दोनों इनके साथ नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके लिए वैसे ही मुश्किल में भरा। अब ले दे कि उनके पास एक कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के साथ इनका इनका लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है। कभी ये उन पर दबाव बनाने की राजनीति करते हैं, कभी वो उनके ऊपर दबाव बनाने की राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी आजकल जो उन्होंने काम डीएमके में किया है, उनको लगता है कि मुझे अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को सही दर्जा नहीं दिया जाता, सही मान नहीं मिलता, ना उसको वो सही जगह देते हैं, ना सीटें देते हैं। तो वो असर्ट करना चाहते हैं अब। और यूपी इनके पास, यूपी है अखिलेश यादव के पास, राहुल गांधी की राजनीति इनसे बड़ी है। वो ये चाह रहे होंगे कि भाई अब जरा कांग्रेस जो है अगर हमारे साथ रहना है तो वो भी थोड़ा ठीक से रहे। ये तो उन्होंने बता ही दिया कि मैं ममता के साथ हूं और स्टालिन के साथ हूं। लेकिन ये किसके लिए बोला था कि हम तो औरों के भी टारगेट पर रहते हैं, ये आपने नहीं बताया। अखिलेश यादव के ट्वीट का अर्थ समझिए सर। संदेश क्या है? अखिलेश यादव ने संदेश दिया है
कि बुरे वक्त पर मेरा साथ मत छोड़ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोगों का बुरा वक्त पे साथ नहीं छोड़ते, उन्होंने कहा मेरे बुरे वक्त पे आप साथ मत छोड़ना। मैंने आपका नहीं छोड़ा था, आप मेरा मत छोड़ो। ओके, अब उनको समझ में आ गया और अखिलेश यादव को डर बैठ गया। जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, अपना मुख्यमंत्री बना लिया, बंगाल जो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की थी और वहां पर ममता बनर्जी हार गई, दिल्ली में केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर दिया। अब अखिलेश को लग रहा है कि भाई अश्वमेध का घोड़ा प्रधानमंत्री मोदी का तो अब उत्तर प्रदेश में आने वाला है, और यहां तो योगी है, ममता बनर्जी नहीं है। योगी के 10 साल का शासन है, प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी योगी की जोड़ी, और अमित शाह का संगठन वहां पर रहेगा। अयोध्या का राम मंदिर वहां पर बना हुआ है। जिस अयोध्या और फैजाबाद के नाम पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को चुड़ाने का काम कर रहे थे, वहां उनको अब लड़ना है। तो उनको डर है कि अगर 10 साल बाद में सरकार नहीं बना पाया तो मेरे साथ क्या होगा। तो उनको इस डर है और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिलकर चुनाव लड़ना। बंगाल में जो आपने किया है अलग चुनाव लड़ने का, वो उत्तर प्रदेश में मत करना, मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव ममता बनर्जी से जाकर कहते हैं कि आप हारी नहीं है, तो अखिलेश यादव को किरणमयी नंदा का बयान तो देख लेना चाहिए, जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उनका भी तो बयान आ गया था कि भाई ममता बनर्जी की हार जमीन पर नजर आ रही थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, और मैंने तो अखिलेश यादव से कहा था प्रचार करने मत आइए, ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। मैंने ही सपा प्रमुख को कहा था प्रचार करने मत आइए। उनकी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा अखिलेश यादव के बारे में कहते हैं कि मैंने अखिलेश यादव को बहुत पहले बता दिया था कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है, आप चुनाव प्रचार करने मत आइए। वो अखिलेश चुनाव के बाद ममता बनर्जी जाकर कहते हैं कि आप हारी नहीं है। नहीं, तो वो आप सर समझिए देखिए कि क्या वो ये स्थिति भूमिका है वहां बना पर। रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन और केंद्र ने मिलकर जो वो सब बंगाल में गड़बड़ किया, कर रहे हैं। ये यूपी में भी कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव को इन चीजों में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि अखिलेश यादव संगठन पर काम करे, जातिगत समीकरण को साधे, अपनी पार्टी को मजबूत करे। बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। और वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ का जो काम है 10 साल का, उसके बाद अखिलेश यादव का 3 डिजिट पर अगर पहुंच भी गए उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी बात होगी। और 100 सीटें भी जीत जाए अखिलेश यादव तो बहुत बड़ी बात होगी अखिलेश इनकी यादव बात कर के लेते हैं जिनकी तस्वीर चल रही है। योगी जी ने कल जिम भी कर लिया सर, उनकी उत्तराखंड वो में थे, तस्वीर बहुत अच्छी है, जिम वाली। आप ओपन देखें। जिम में उन्होंने थोड़ा हाथ पैर Interesting आजमाए है। अपने, खोले हाथ पैर। और दो मुख्यमंत्री जो है, हाँ, दोनों मुख्तामी जी और वो दोनों थे। तो ये तस्वीर आई कल, इंटरेस्टिंग तस्वीर है। एक बच्चे को चॉकलेट भी खिला रहे थे, वो भी देखा मैंने। तो अब लेकिन वो कह क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति के नाम पर बांटने की कोशिश होगी, लेकिन सावधान रहना। सनातन के ट्रैक पर सीएम योगी अभी से 2027 की चुनावी पिच कैसे तैयार कर रहे हैं, सुनते हैं एक बयान। विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है। योगी जी एक बात बड़े अच्छे से जानते हैं जो उन्होंने कही कि इस चुनाव को जाति पे ले जाने की कोशिश होगी और बीजेपी उसी ट्रैप में जाना नहीं चाहती है। लेकिन हमने कल भी बात कर रहे थे, क्या ये मुमकिन है? बिहार में आपके पास वो ऐसे सहयोगी थे जो जाति के चुनाव में भी आपको आगे लेकर के चल पाए। यूपी में लेकिन बीजेपी अकेले है, जो बात आप कह रहे थे सर। बिल्कुल यूपी में अकेले हैं और यूपी में जाति को नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं छूटेगी। आप कितना भी कोशिश कर लें वो नहीं छूटेगी। वहाँ जातियों में समाज बटा हुआ, और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना जितने उनके सहयोगी दल हैं वो सब छोटे छोटे जातियों के ही दल हैं। तो वो पटेल अपना दल, संजय सुभाष निषाद है, सब पाल, लोग हैं। तो इसलिए, लेकिन वो एक कवर के तौर पर, अम्ब्रेला के तौर पर ये चाहते हैं कि कैसे किया जाए। और उनको ये भी पता है, जैसे अखिलेश जी ने अयोध्या का जिक्र कर दिया, तो योगी साहब को भी पता है कि वो केवल हिंदुत्व के यदि उस पर चलते तो अयोध्या पिछली बार तो किसी भी हाल में नहीं हारना चाहिए था। बिल्कुल वो जाति का एक चुनाव था ना, कि जिसमें पासी समुदाय का पूरा एन ब्लॉक वोट मिलके अवधेश वहाँ पर जीत गए, और भारतीय जनता पार्टी ने समझा, इसलिए वो जाति जनगणना पर भी आ गए। अब कितना उसको वीक कर सकते हैं या उसके आगे कितना वो
दूसरे इशू पर काम कर सकते हैं। अब हिंदुत्व के इशू पर भी कितना, देखिए बंगाल में जीतने में एक बड़ी वजह ये भी है ना, क्योंकि बंगाल में समाज जातियों में नहीं बटा हुआ था उस तरह से, वैसे तो बटा हुआ है, लेकिन वो लेकिन हाँ मतलब वो इलेक्शन जो है वो जाति पर नहीं हो रहा, उसको यूं समझ ले। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल काम, वहां आपके और बड़े मुद्दे चल जाते हैं, यहाँ वो उस तरह से नहीं चलता। और हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पर बहुत पीक पर पहुंच गया अयोध्या में चलते चलते। अब दूसरा नहीं, आपको उस मुद्दे को हर इलेक्शन में उसी मुद्दे को कैसे नए तरीके से मैं पेश करूं, हाँ, वो चुनौती होती है। वो चुनौती भाई एक बात तो बिल्कुल सही है कि जो मुश्किल किला था पश्चिम बंगाल का, वो बीजेपी इसीलिए जीती कि उन्होंने कंसोलिडेट किया हिंदू वोट को। यस, और वो जातियों से अलग होकर कंसोलिडेट किया। अब ये एग्जाम्पल उनके सामने है, और उत्तर प्रदेश में भी अगर ऐसा कंसोलिडेशन वो करने में कामयाब होते हैं तो बहुत उनके लिए केक वॉक। चलिए सर, एक आसाम वाली खबर आपने सर मुझे कल भी मैंने आपसे कहा था, आपने नहीं समझाई, मेरे आज भी मुझे दूसरा बयान मिल गया, मुझे सच में नहीं समझ में आ रही है खबर क्या है। बदरुद्दीन अजमल AUDF वाले वो बार बार कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन हारने के बाद बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा कि ये कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम लीग बन गई है। ये उनका बयान आया, मुझे समझ में नहीं आया कि अजमल साहब कैसे किसी और को मुस्लिम लीग कह सकते हैं। मुस्लिम लीग जब हम कहते हैं तो उसका मतलब बांटने वाली पार्टी, जिसकी सोच में बंटवारा हो। क्यों है ये बात, क्यों हुई थी? क्योंकि बीजेपी ने ये बताया कि इनके 19 विधायक जीते, उसमें से 18 मुसलमान थे। हमने चलिए कल इसकी बात की थी, उसका सारा मैथ भी आपके सामने रखा था, कितने विधायक हैं उसमें, कितने मुसलमान हैं। अब इसका जवाब कल कांग्रेस पार्टी ने दिया, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का। उनको जो कहना था कि हम वो हैं, हम तो आज़ादी की लड़ाई से निकली पार्टी हैं, जो भी उन्होंने कहा, इसके जवाब में फिर बोले बदरुद्दीन अजमल, और उन्होंने फिर अपनी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेक्युलर पार्टी हुआ करती थी, ये आज़ादी की पार्टी थी, ये वो पार्टी थी जब जमीयत उलमाए हिंद जैसे मुस्लिम संगठन जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, तो उस वक्त वो जो बातें कहते थे कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती थी। आज वो कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस मुस्लिम लीग हो चुकी है। ऑपोजिशन का ये हालत हुआ है दुर्भाग्य से, कांग्रेस के प्लानिंग की गलती की वजह से ऑपोजिशन मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग हो गया। इस मुस्लिम लीग को लेके उनको पूरे दुनिया में अपना चेहरा दिखाने से पहले डूब के मरना चाहिए। मुस्लिम लीग कांग्रेस ने बनाया प्लानिंग करके। असेंबली में हम 2 हैं, एक अकेला 100 पे भारी, 2 है इंशाल्लाह 200 पे भारी। मैं जो समझना चाह रहा हूं सर से, ये कांग्रेस के एलआई रह चुके हैं एक वक्त में, अब नहीं हुए, वो 24 के इलेक्शन में भी नहीं थे, अलग अलग इलेक्शन लड़े हैं। ये भी शुद्ध मुसलमानों की वोट वाली पार्टी है बदरुद्दीन अजमल जी, टिकट से लेकर वोट मुसलमान ही मिलता है इनको। अब ये किस मुंह से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे क्या लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं? वो जब कहते हैं मियां मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों को, हिमंता विश्व शर्मा, तो जितना बुरा कांग्रेस को लगता है उतना बुरा इनको भी लगता है। तो फिर कांग्रेस को किस चीज के लिए सिंगल आउट कर रहे हैं, ये मैं ये समझना चाह रहा हूं बस। एक तो ये समझिए कि हिमंता विश्व शर्मा जब मियां मुसलमान कहते तो न तो इनको बुरा लगता है न कांग्रेस को बुरा लगता है। अच्छा, पॉलिटिकली उन दोनों के लिए फायदेमंद है, सूट करता है, पहली बात। दूसरी बात, आप उनकी तकलीफ ही नहीं समझ रहे। 10 लाख से हारा हुआ 2024 में कांग्रेस ने उनको हराया, हिमंता हराते तो फिर भी चलता। कांग्रेस ने हराया बदरुद्दीन को, जिनका पूरा का पूरा राजनीति मुस्लिम उससे चलती है। और जो 18 MLA 19 में से उनके आ जाएं तो वो सारा जो मुस्लिम समाज की राजनीति बदरुद्दीन करते हैं असम में, वो तो खत्म हो गई ना उनकी। धुबरी में पार्टी में ले गए, पार्टी के कई नेता कांग्रेस में चले गए हैं और 18 MLA वहां आ गए। तो अब वो क्या करेंगे, उनके 2 MLA बचे हैं, वो कह रहे हैं 200 पे भारी। तो इसलिए कांग्रेस की, और यही सारा झगड़ा है ना, फिर वो की वही बात होगी, भाई बदरुद्दीन ने कांग्रेस का टिकट सारा जो वोट लिया था उससे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, आज वो वापस चला गया। इसलिए वो नाराज भी हैं, तकलीफ में भी हैं। उनके लिए तो जरूरी है कि हिमंता बोलते रहें कुछ। अच्छा, हाँ, इसलिए आप ये मत कहिए वो बुरा नहीं मानते। प्रदेश में अखिलेश यादव अगर मुसलमान वोट ले जाएंगे तो अखिलेश यादव भी ये कहेंगे कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग ही बन गई है। हाँ। उनका वोट बैंक इसी के ऊपर टिका हुआ है ना। अगर कांग्रेस सारा मुस्लिम वोट बैंक ले जाएगी, और कांग्रेस जो कोशिश कर रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिर्फ राहुल गांधी लड़ते हैं, राहुल गांधी को आप वोट दीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस को प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है अब कांग्रेस, अब ये माओवादी और मुस्लिम लीग पार्टी है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी के अंदर कम्युनिस्ट और मुस्लिम लोगों को लेकर चले गए, अब बाकी लोगों को लग रहा है कि अगर वाकई मुसलमानों को लगा कि राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े तारणहार है, इन्हीं के हम नेतृत्व में बच सकते हैं, तो ममता बनर्जी का क्या होगा, अखिलेश यादव का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा। तो मुझे लग रहा है इन सबका ये डर है। बदरुद्दीन अजमल जिस तरीके से हारे,
2024 का लोकसभा चुनाव उनकी आधे से ज्यादा विधायक जो उनके थे या मुस्लिम नेता थे वो सब कांग्रेस में चले गए और विधायक बन गए, तो उनका सब कुछ लूट लिया कांग्रेस ने। नहीं, ठीक है, मतलब कह रहा हूं, देखिए कितनी विचित्र स्थिति है। बीजेपी और प्रधानमंत्री कहते हैं मुस्लिम लीगी पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, मुस्लिम वोट सिर्फ मुस्लिम वोट पे जीतने वाली पार्टी, और एक और मुसलमान पार्टी कह रही है मुस्लिम लीग बन गई। निश्चित रूप से ये बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि अगर 19 में से 18 विधायक उनका मुसलमान जीत कर आ रहे हैं, बाकी जगह उनको जिस तरीके से हो रही है, तो जितना वो इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना वो बाकी और हिंदुत्व के आगे तो यूपी में पता चलेगा। बिल्कुल, यूपी में अभी अखिलेश यादव और इनके बीच में तय हो जाए क्या करना है इनको। पंजाब की आपको खबर बताता हूं, एक बड़ी विचित्र खबर यहां भी मिली कल। पंजाब में कल ईडी ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप्स के ऊपर छापे मारे। खबर सुनना आप। तलाशी के दौरान अलग अलग जगहों से करीब 1 करोड़ रुपया मिला। आप कहेंगे ईडी भी कहां छोटे मामलों में हाथ डालने लगे, आजकल 1-1 करोड़ रुपए में हाथ डालती है। ईडी की जांच लेकिन जब हुई तो इसमें कुछ नाम आने शुरू हुए। एक नाम आया आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा का। अब आप पहले ये तस्वीर देख के सोच रहे होंगे ये क्या मामला है, ये इसलिए कि ये विचित्र खबर है। बिल्डिंग में गई ईडी छापा मारने के लिए ऊपर किसी फ्लोर पे, तो ऊपर बालकनी से किसी ने नोटों के बैग फेंक दिए नीचे। वो तस्वीर दिखा दीजिए जरा। बालकनी से नोटों के बैग भरे हुए, बैग नोटों के बंडल जमीन पे पड़े हुए। गरीब आदमी मेरे जैसा उठाई के लिए चल देता, वो भी मौका नहीं दिया। लेकिन क्योंकि जिसने नोटों के बैग फेंके उसने फोन भी कर दिया किसी को, किसी गाड़ी लगी हुई थी नीचे, इतने में सट्टे गाड़ी आती है, वो पैसा उठाती है और वो चली जाती है। फेंके थे सर 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए। तो ये किसी और के हाथ किसी काम नहीं आए, किसी के, वो जिसके थे वो उसने उठवा के लिए। लेकिन ये मजेदार बात हुई कि रेड चल रही है और ऊपर से पैसा फेंका जा रहा है। फिर इसके अंदर नाम एक दूसरे का लेने का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने आम आदमी पार्टी के नेता का नाम लिया, किसी ने मुख्यमंत्री के करीबी का नाम लिया, चलता रहा। तो इस पर सब लोगों ने फिर रिएक्शन भी दिया। लैंड यूज चेंज कराने का मामला है और ग्राहकों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने का एक मामला बताया जा रहा है। अब चूंकि इसमें इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, तो अमन अरोड़ा जी का भी नाम ले रहा था कोई, तो उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की है। वो देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोटस ऑपरेशन का जो इनको भूत सवार है उसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और ईडी को ने ये तो बता दिया अपने प्रेस रिलीज में कि गौरवधीर और अमन अरोड़ा दोस्त हैं। ये फैक्ट क्यों ना बता पाए वो कि जी एक और जो एक्यूज्ड है इसमें, नाम है उसका सुरेश कुमार बजाज, उसने 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी को 2.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया। ये क्यों ना बताया उन्होंने, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए उनको। सो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हल्की होच्छी राजनीति हो रही है ना ऐसी होच्छी हल्की राजनीतियों से ना घबराएं, ना घबराना। आप बताएंगे, राहुल जी बताएंगे पूरी खबर क्या है, किसके घर पे छापा पड़ा था, वो किसका साथी है, किसका करीबी है। ये तो पता नहीं किसका साथी है। आगे इलेक्शन आ गया क्या? अब ये तो पता नहीं किसका साथी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का साथी है, कुछ लोग बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी का साथी है। पर ये जरूर अचंभे की बात है कि जिसने बैग फेंके वो बैग ले भी गया। वो अपने पैसे बचा लिए उसने। तो अब किसी ना किसी ऐसे को आदमी को तो फोन किया जिससे ईडी जो है वो पीछे हट गई। तो अब ये तो देखिए पॉलिटिक्स है, इसमें किसका कौन इस्तेमाल कर रहा है वो देखने वाली बात जी। लेकिन मतलब इस किस्म के छापे वगैरह ये ठीक है कि कार्रवाइयां जो है वो तेज हो जाती हैं। आपने बहुत अच्छा मैसेज दे दिया कि इलेक्शन आ रहे हैं वहां पे पंजाब में। क्या अच्छी आपने एक मतलब सेंटेंस में पूरा कर दिया। नहीं, ये मामला देखिए जब जहां कोई फिजिकल एविडेंस आ जाता है ना सामने, तो वो फिर मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। सनटेक सिटी और वरना ईडी सीबीआई दिन में पता नहीं कितनी जगह छापे मारती होंगी, वहां जाके क्या कार्रवाई होती होगी। लेकिन इतना तो ठीक है कि ईडी इस बार सही पते पे पहुंची थी, क्योंकि नोट फेंके हो ना जिसके भी थे, उसने नोट तो फेंके, तो वहां तो कुछ काला काम हो ही रहा था। कई लोग कह रहे हैं कि वो गलत जगह पहुंच गई थी। सनटेक सिटी और अल्टेस स्पेस जो दोनों कंपनियां हैं वो काफ़ी बदनाम कंपनियां हैं कि फर्जी कागजात तैयार करना, ज़मीन का एंड यूज़र चेंज करवाना, किसानों से दबाव में ज़मीन लेना पॉलिटिकल प्रेशर डालकर, तो उनके ऊपर खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी मुझे लगता है, और उसके आधार पर ईडी वहाँ पर गई है। हालांकि अब ईडी का भी बयान आने वाला है उस पूरे मामले को, लेकिन मिलता है कार्रवाई चलते रहना चाहिए। इस तरीके से जो बिल्डर लॉबी और खासतौर से पंजाब में लगातार जिस तरीके से किसानों की ज़मीनों को लिया जा रहा है, किसानों की ज़मीनों को 4-4, 5-5 लोगों को अलग तरीके से बेचा जा रहा है, चंडीगढ़ में जिस तरीके से भू माफिया काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है पंजाब में प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरीके से पिछले 5 साल में बड़े ग्रुप सक्रिय हो गए। अब अरविंद केजरीवाल के कई ऐसा कहा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो मित्र हैं वो पंजाब में बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया जब से पंजाब के प्रभारी बने, बिल्डरों की तो
चांदी हो गई वहां पर, तो क्या वहां बिल्डर लोग पैसा लगाकर वहां से पैसा लेके आम आदमी पार्टी क्या किसी और राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? तो मुझे लग रहा है ईडी को यह जांच करना चाहिए, इससे पता पड़ेगा कि कौन इसके पीछे शामिल है पूरे मामले को लेकर। एक पंजाब में दूसरा मामला, और ये बहुत गंभीर मामला, उसका भी बस जाते जाते आपको अपडेट दे दूं मैं। अमृतसर और जालंधर में अभी बम धमाके हुए थे और इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है। आमतौर पर ऐसे मामलों में राजनीति नहीं की जाती है। आप ये कह सकते हैं कि भाई सरकार क्या कर रही थी, कौन है इसके पीछे, जल्दी पता लगाओ, लेकिन कोई सरकार के लोग ये कह दें कि ये बीजेपी ने कराया, ये क्या बात हुई? अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को मानहानि का नोटिस भेज दिया। ये बात कहने पर भगवंत मान ने ये कहा था कि ये धमाके बीजेपी के कराए हुए हैं और बीजेपी पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी इसी तरीके से कर रही है। भगवंत मान के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी ने उनको मानहानि का नोटिस भेज दिया। उनसे कहा है कि ये बात अगर कही है और चीफ मिनिस्टर ने कही है तो फिर इसके आपको सबूत भी पेश करने चाहिए। ये मामला जितना ज्यादा गंभीर है उस पर उतनी ही छिछली किस्म की बयानबाजियां और पॉलिटिक्स होगी। सर ये गंभीर मसला है। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर वहाँ पर हैं तो उनको तो जांच करवा लेनी चाहिए थी इस मामले में कि भाई क्या मामला है, क्या सामने आया। और लेकिन वो इलेक्शंस आ गए ना, तो इलेक्शंस में अब इसी तरह की राजनीति आप की जा सकती है। और पंजाब को लेकर मैं बहुत कहता हूँ कि बहुत सेंसिटिव तरीके से बात करनी चाहिए। वो हमारा एक वैसे ही बॉर्डरिंग स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, तो उसमें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कोई भी बयान, और खासतौर से जब मुख्यमंत्री जी बयान दें, चीफ मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं? हाँ, वही कह रहा हूँ ना, उनके पास तो काम मौका है कि वो जांच करवा लें उसको, बल्कि उनको गंभीरता से लेना चाहिए था कि किस तरह से ये मामला हुआ है, क्या धमाके हुए हैं और उसके पीछे कौन है, उनको सामने लाना चाहिए। तो राजनीति में कम से कम इसको तो छोड़े। हाँ, कुछ चीजों को तो कुछ चीज़ों को छोड़ते। सर बहुत शुक्रिया, समय इतनी इजाजत दे रहा है। राहुल जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे 1 बजे आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में।